हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। अगर आप लोग आईआईटी जैम मैथमेटिक्स एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप लोग भी आईआईटी जैम का एग्जाम देने जा रहे हो 2025 वाला, तो आज के सेशन में मैं बात करूंगा कि आप लोगों को नोट्स कैसे बनाना चाहिए। क्योंकि अगर मैं बात करूं, अगर आप आईआईटी जैम क्रैक करना चाहते हैं तो नोट्स फैक्टर यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों करता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि देखो, एग्जाम क्रैक करने के लिए ज़रूरी है कि समय समय पर आप लोग रिविजन करते रहे। क्या आप पूरा नोट्स ऐसे रिवाइज करते जाओगे, मान लीजिए इतना मोटा नोट्स है, तो सही तरीका नहीं होगा। तो रिवीजन करने के लिए हमें कुछ नोट्स बनाने पड़ेंगे। नोट्स ऐसे होने चाहिए जो आपके काम के हो जाएं, जहां से आप कम समय में ज़्यादा रिवाइज कर सके। तो आखिर नोट्स को आपको कैसे बनाना है और किन बातों को ध्यान में रखना है, आज के वीडियो में इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों को नोट्स कैसे बनाना चाहिए और क्या क्या बातें ध्यान में रखकर नोट्स बनाना चाहिए। तो सबसे पहले एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, नोट्स बनाना जो है ना, हर एक पर्सन के लिए अलग अलग हो सकता है। नोट्स आपको ना अपने हिसाब से बनाना है। नोट्स ऐसा बनाना है जो आपको समझ में आए। ऐसा नहीं कि नोट्स आप बनाओ सबको समझ में, ऐसा नहीं करना है। जो रिवीजन के लिए आप लोग जो भी नोट्स बनाएंगे, तो स्पेशली आपको ध्यान में रखना है, चीज़ें ऐसी रखनी है जो आपको समझ में आए। दूसरे को भले ना समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ आना चाहिए और जितना ज़्यादा शॉर्ट हो उतना ज़्यादा बढ़िया होगा। तो नोट्स कैसे बनाना है इस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले, वाई इफेक्टिव नोट्स आर इंपॉर्टेंट। तो इफेक्टिव नोट होना क्यों जरूरी है, आपके नोट्स का इफेक्टिव होना क्यों जरूरी है, सही तरीके से बना होना क्यों जरूरी है। क्योंकि देखो, आप रिवाइज करेंगे तो रिवीजन के लिए जरूरी क्या है, आपको समय समय पर रिवीजन करते रहना है, ताकि आप जब एग्जाम में जाए कोई भी कॉन्सेप्ट आप लोग भूले ना, उसे अच्छे से अप्लाई कर सके। तो इसके लिए आपका नोट्स इफेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो नोट्स में आप लोग कौन कौन से पॉइंट ऐड करेंगे, तो देखिए, आप जो भी नोट्स बना रहे हो आपके एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको ध्यान में रख के बनाइए और उसे ध्यान में रखते हुए सारे पॉइंट्स को ऐड करना। वहाँ पर हो सकता है कुछ रिजल्ट और प्रॉपर्टी ऐसे होंगे जो आपको ऑब्वियस लग रहे होंगे, बट कुछ ऐसे होंगे ना जो हट के होंगे, आपको लग रहा होगा यार भाई मैं इसे बाद में भूल सकता हूँ। तो उन सारे पॉइंट को आपको वहाँ पर ऐड करना और हाईलाइट करना है। जैसे कि आप मान लीजिए आप रिवीजन करने आ रहे हैं, तो डेली हो सकता है कि जो भी आपने नोट्स बनाया है, पहले दिन आप उसे रिवीजन करना स्टार्ट किए, 2 घंटे लगे। दूसरे दिन फिर से आप उसे रिवाइज करेंगे तो उतना टाइम नहीं लगेगा, हो सकता है कि आप आधे घंटे में कर लेंगे। तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, तो एक समय ऐसा आएगा ना, तो जो समय स्टार्ट में आपको 2 घंटे लगा था रिवीजन के लिए, 2 घंटा नहीं लगेगा, 5-10 मिनट में भी आप सारी चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं। और वहाँ पर अगर आप लोग हाईलाइट करके रखते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप लोगों के लिए और बढ़िया होगा। जो चीज़ें आप लोगों के लिए ऑब्वियस नहीं है तो नोट्स में होगा, आप उसे हाईलाइट करके रखें या मार्क करके रखें, तो उन्हें आपको समय समय पर रिवाइज करना है। और कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जो मतलब देखने के बाद आपको लग रहा है यार ये तो ऑब्वियस है, अगर ये नोट्स में नहीं भी हो तो भी मैं कर सकता हूँ, है ना। तो ऐसे पॉइंट्स को आप लोगों को हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे पॉइंट को हाईलाइट करिए जो आपके लिए ऑब्वियस ना हो, अच्छा ऐसा भी होता है, तो उन चीज़ों को आप लोगों को क्या करना है, हाईलाइट करके रखना है। और सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपका जो नोट्स होना स्ट्रक्चर हो और ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। स्ट्रक्चर्ड नोट्स होना चाहिए और ऑर्गेनाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप नोट्स बना रहे हो, कुछ पॉइंट यहाँ पर ऐड कर दिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल चलो हम यहाँ पर हैं, आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिए, कुछ पॉइंट यहाँ पर ऐड कर रहे हो, कुछ यहाँ पर ऐड कर रहे हो, रैंडमली कहीं पर भी चीज़ें ऐड करते जरा ऐसे मत करिए। आप सेपरेटली, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आप लीनियर अलजेब्रा का बना रहे हैं तो उसके आप टॉपिक्स डिवाइड कर लीजिए ना, टॉपिक 1, 2, 3 जो भी टॉपिक्स हैं, टॉपिक 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे हर एक टॉपिक होने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल आप मैट्रिक्स से स्टार्ट करो, तो मैट्रिक्स के जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और प्रॉपर्टी हों वो एक ही जगह होने चाहिए। वेक्टर स्पेस, बेसिस डायमेंशन के जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं वो एक ही जगह होने चाहिए। सिमिलरली हर एक सब्जेक्ट के लिए रियल एनालिसिस आप करें तो सीक्वेंस वाली चीज़ें एक जगह हो, सीरीज वाली चीज़ें एक जगह हो, लिमिट्स की सारी डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और प्रॉपर्टीज एक जगह होने चाहिए। आप रैंडमली कुछ भी मत बनाइए। सिंपली आप क्या करिए, आप चाहें तो हर सब्जेक्ट के लिए आप अलग से नोट्स बना सकते हो। रियल के लिए एक बना लीजिए, लीनियर के लिए एक बना लीजिए, आप ग्रुप थियरी के लिए एक बनाइए, इंटीग्रल कैलकुलस के लिए बनाइए, डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए बनाइए। तो एक प्रॉपर तरीके से, और वहाँ पर भी हर एक सब्जेक्ट के लिए एक नोट्स, और वहाँ पर भी टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट करिए। ऐसा नहीं कि आप मान लीजिए सीक्वेंस का कोई रिजल्ट है, आप उसे कहाँ पर ऐड करके आए हैं, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में ऐड किए हैं। ऐसा नहीं करना आपको। जो जिस टॉपिक का हो और जहाँ पर सूट करता हो उसे वहीं पर रखिए, ताकि बाद में आप जब रिवाइज करें या कभी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको उसकी ज़रूरत पड़े तो आपको ढूंढने में आसानी हो, जहाँ से आपका टाइम बचे। और जैसे कि मान लीजिए अगर नोट्स बनाते वक्त ना आप शॉर्टकट वगैरह यूज करते हैं तो डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। आप हो सकता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो आप इंक्रीजिंग ना लिखकर ऐसे लिख रहे हैं टाइम बचाने के लिए, ये आप समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। डिक्रीजिंग के लिए ऐसे कर सकते हो।
तो मतलब आप अपने नोट्स में वो सारे शॉर्टकट्स भी यूज़ कर सकते हो जिससे आप समझ सकते हो। ऐसा ना हो कि नोट्स आप बना दो और बाद में आप ही ना समझ पाओ यार इसका मतलब क्या होगा, तो ऐसे आपको नहीं करना है, ठीक है। अब अगला नंबर आता है कि फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जो कुछ थियोरी पढ़ रहे हो उसे अच्छे से समझ लो। समझने के बाद जब आपको लगता है कि ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा है, ये थोड़ा कम है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग वहाँ पर नोट्स बनाइए। जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो मेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारे आपके नोट्स में होने चाहिए, ये होना ज़रूरी है। तो इसे भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अगला नंबर आता है फॉर्मूला सीट्स एंड की पॉइंट। इसके लिए आप चाहो तो सेपरेट बना सकते हो। एक ऐसे नोट्स बना लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, मान के चलिए 10-20 पेज का आपका बनेगा, सारे सब्जेक्ट के मिला के जो फॉर्मूलाज हैं वो सारे एक जगह हो जाए, ताकि आप फार्मूला रिवाइज कर सके अच्छे से। ज़्यादातर फार्मूला आपको मिल सकता है, डिफरेंशियल इक्वेशन में मिलेगा, इंटीग्रल में मिल जाएगा, और आपको कह सकते हो ग्रुप थियरी में भी कुछ फॉर्मूले मिल जाएंगे। तो फार्मूला का आप एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिए कि चलो एक नोट्स आ जाते हैं कि जैसे एक नोट्स आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, इस नोट्स में पूरी तरह से सिर्फ फार्मूला होगा, ठीक है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। अब अगला नंबर आता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिवीजन करने के लिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है। रिवीजन करने के लिए हो सकता है आपने जो नोट्स बनाया है ना, वहाँ पे बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन आपको रिवीजन सब नहीं करना है। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया, कुछ चीज़ें ऑब्वियस होती हैं जो आपको पता है यार ये तो हम कभी नहीं भूल सकते, ये तो हमेशा होता है नॉर्मल, अगर आप सोचो ऐसा तो हो ही नहीं सकता या ऐसा होगा, तो उन चीज़ों को हाईलाइट नहीं करिए। जो आपको थोड़ा हट के लगे यार ये तो हो सकता है कि आप भूल जाएं, तो उन चीज़ों को आप लोग क्या करिए, हाईलाइट करके रखिए या इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिए। जब आप रिवीजन करेंगे ना, तो ये जो हाईलाइट वाली चीज़ें हैं ना, पहले आपकी नज़र उन पे जाएगी। तो मतलब 4-6 बार नज़र वहाँ पर देंगे, आप 4-6 बार रिवाइज करेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि हाँ ये भी चीज़ आपको ध्यान में रहने लगेगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो आपके नोट्स पर डिपेंड करता है। नोट्स आप बना रहे हो ना, तो मेरा तो ये मानना है कि आप सब्जेक्ट वाइज बनाइए, सब्जेक्ट में भी टॉपिक वाइज बनाइए। और आप अगर चाहते हैं नोट्स थोड़ा जल्दी बने, तो इसके लिए आप जो शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, आप उसे वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आप कोई भी शॉर्टकट लिख सकते हो। मान लीजिए कॉन्टिन्यूटी आप पूरा ना लिख कर ऐसे लिख रहे हो कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, बस आप समझ रहे हो। डिफरेंशिएबिलिटी को आप ऐसे लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप बना सकते हो। बस आपका नोट्स ऐसा होना चाहिए कि प्रॉपर अरेंज हो, जो कुछ आप लिखा हो एटलीस्ट आप उसे समझ पाएँ। बाकी अगर कोई नहीं समझ पा रहा है, आपका फ्रेंड है या कोई भी अदर पर्सन अगर उस नोट्स को पढ़ रहा है, नहीं समझ पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट आपका नोट्स ऐसा होना चाहिए कि आप समझो, और जितने कम टाइम में आप उसे बना सके उतना ज़्यादा अच्छा, क्योंकि उतना ही कम टाइम आपको रिवीजन के लिए लगेगा। और मान लीजिए वहाँ पर आप नोट्स बनाने में अगर कम टाइम देते हैं, तो बाकी टाइम बचा हुआ आप कहाँ पर लगा सकते हैं, कॉन्सेप्ट सीखने में, क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट देने में, टॉपिक वाइज टेस्ट देने में लगा सकते हैं। नोट्स ऐसा होना चाहिए जो आप सिर्फ रिवाइज कर सके कम समय में। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखकर आपका नोट्स बनाना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपके नोट्स को क्या करना है, कंसाइज रखना है। बहुत सारी चीज़ें, अननेसेसरी चीज़ें नहीं ऐड करना है। ऐसा मत करो कि सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। जो आपको ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है उसी को आप रखिए। जो आपको लग रहा है कि नहीं ऑब्वियस है, तो मैं तो कहूँगा कि उसे आप नोट्स में नहीं भी रखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखना है नोट्स बनाते वक्त। और उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप लोग IIT JAM 25 के एग्जाम को टारगेट करो तो लीनियर अलजेब्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यहाँ से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने कंप्लीट लीनियर अलजेब्रा आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री कर दिया है, जो कि IIT JAM के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। बेसिक से लेकर हाई लेवल तक सारी चीज़ें कवर की गई हैं। अप्रॉक्सीमेटली मतलब लगभग कह सकते हो 50 घंटे का लेक्चर होगा आप लोगों को मिलेगा, और 24 लेक्चर, हर एक लेक्चर अप्रॉक्सीमेटली 2-2 घंटे के हैं। तो 24 लेक्चर्स है। हर लेक्चर के बाद आप लोगों को एक टेस्ट मिलेगा 10 क्वेश्चन का, हर लेक्चर का PDF मिलेगा। अगर ये लेक्चर आप अच्छे से देखते हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, तो IIT JAM एग्जाम में लीनियर में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आप टॉप के IITs में जा सकते हैं, टॉप 100 में आ सकते हैं। तो ओवरऑल लीनियर अलजेब्रा काफ़ी मैटर करता है IIT JAM एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब आपके मन में डाउट आ रहा है भाई ये मिलेगा कहाँ, तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो आप सिंपली क्या करें, प्ले स्टोर से IFS कैप डाउनलोड कर लीजिए, अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है, तो आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करते वक्त आपसे एग्जाम पूछा जाएगा, तो आपको एग्जाम क्या सेलेक्ट करना, IIT JAM मैथमेटिक्स। तो चलिए मैं आ जाता हूँ एग्जाम में IIT JAM में। IIT JAM में मैं आ गया मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में आने के बाद आपको जाना है लर्न फ्री वाले सेक्शन में। तो आप आ जाइए लर्न फ्री। लर्न फ्री में आप आने के बाद आ जाइए लेक्चर्स में।
लेक्चर्स में देखिए कंप्लीट लीनियर अलजेब्रा, तो 24 लेक्चर आप लोगों को आईआईटी जैम के सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेंगे, जहां पर हर लेक्चर का देखिए पीडीएफ भी है, डीपीपी लिखा और डीपीपी मतलब 10 क्वेश्चन का टेस्ट है। तो अगर आप लोग इसे अच्छे से करते हैं तो डेफिनेटली आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। और उसके साथ साथ अगर आप लोग IFS का ऐप नहीं डाउनलोड किया, आईआईटी जैम 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है यहाँ पर फ्री मिलेगा, जैसे कि रिकॉर्डेड लेक्चर है, रैंकर्स की स्ट्रेटजी जान सकते हैं, एग्जाम लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2005 से लेकर 2024 तक के सारे क्वेश्चन पेपर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, कट ऑफ जान सकते हैं, पेपर एनालिसिस जान सकते हैं, मतलब एग्जाम से रिलेटेड छोटी से बड़ी कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए IFS के ऐप में बिल्कुल फ्री मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो अगर नहीं डाउनलोड किया तो अभी डाउनलोड कर लीजिएगा। और बस एग्जाम आपको क्या सेलेक्ट करना है, जब रजिस्टर करेंगे तो आईआईटी जैम मैथमेटिक्स सेलेक्ट करना है। तो चलिए फिलहाल के सेशन में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा हो। फिर भी अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट हो तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।